हेलो गाइस, सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइव जुड़िए। हम लोग रोहित सर आप लोगों को फिर यही सेकेंड लाइव बता रहा हूं, जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं बोर्ड के लिए। जो 25 तारीख को आप लोगों का बोर्ड पेपर है उसी के अकॉर्डिंग है। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करते रहें कि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। और इसके पहले हमने विलियन चैप्टर का आपको लाइव क्लास दिखाया था, उसमें शॉर्ट नोट्स से पूरा ताल्लुक या थ्योरी के माध्यम से समझाया गया था। अब ये नेक्स्ट हमारा शॉर्ट नोट्स होगा, जो कि यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि ये हमारा सेकेंड पेपर होगा, सॉरी सेकेंड यूनिट है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन। इसके पहले हमने विलियन किया था। ये जो विलियन नहीं देखे होंगे तो वो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं लाइव क्लास में। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का ये दूसरा चैप्टर है विलियन का, जो फिजिकल केमिस्ट्री का सेकेंड है। मैंने लिख दिया शॉर्ट नोट से क्लास 12 के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए है ये। किसके लिए है? फिजिकल केमिस्ट्री का है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये लिया गया यूनिट नंबर 2 से, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन के बारे में हम लोग नोट्स के थ्रू देखेंगे। कंप्लीट नोट्स मैंने आपको क्लास में कराया है। तो ये हम लोग शॉर्ट नोट्स केवल रिवीजन के लिए यूज कर रहे हैं कि आप थ्योरी पढ़े हुए हैं। तो देखिए यार, रिवीजन में मैं बात करूं तो सबसे पहले एक आता है वैद्युत चालकत्व तो क्या है। और कभी कभार ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है वैद्युत चालकत्व का एसआई मात्रक क्या होगा। तो वैद्युत चालकत्व का मतलब क्या होता है? वैद्युत चालकत्व को सी से, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं पर जी भी लिखा मिलता है। तो वैद्युत चालकत्व कहता है कि वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है कि जब कोई विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो उसमें जो प्रतिरोध होता है उसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब हो गया, यदि किसी विद्युत धारा में जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उसकी विद्युत चालकत्व क्या होगा, उतना कम होगा। और विद्युत चालकत्व क्या होता है? प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो C बराबर 1/R लिख दिया गया। तो यहाँ पे होगा। और अब इसका मात्रक देखो क्या होगा, ओम इनवर्स या महो। ओम इनवर्स या महो कहा जाता है। और इसी को हम लोग एसआई मात्रक भी बोल देते हैं, साइमन बोलते हैं। एसआई मात्रक क्या बोल दिया जाता है? साइमन बोला जाता है। तो विद्युत चालकत्व का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? साइमन होगा। इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखो, कह रहा है विशिष्ट चालकत्व या चालकता या कप्पा। नेक्स्ट एक इस पर देखो, जो विलियन इस चैप्टर में जो आपको है, कभी कभार क्या होता है शॉर्ट नोट से लिखने को देता है, या एक दो जगह से आपको क्या करेगा, न्यूमेरिकल से क्या करेगा, न्यूमेरिकल कराएगा। तो हम देखते हैं विशिष्ट चालकत्व या चालकता क्या है। तो विशिष्ट चालकत्व या चालकता को कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, के ए डबल पी ए। क्या बोला जाता है? कप्पा। और कप्पा विशिष्ट चालकत्व होता क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध को किससे? रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? रो से। तो रो के प्रतिरोध, तो बताओ ये क्या बन गया कि जो कप्पा, ये क्या हो गया? विशिष्ट प्रतिरोध। इसका मतलब विशिष्ट चालकत्व और विशिष्ट प्रतिरोध एक दूसरे के क्या होंगे? व्युत्क्रमानुपाती होंगे। तो कप्पा है जो क्या है? विशिष्ट चालकत्व या चालकता होता है। और ये आपका रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध होता है। विशिष्ट प्रतिरोध। और केवल प्रतिरोध बोलेंगे तो आर है। केवल प्रतिरोध का सिंबल आर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का आर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकत्व एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और चालकत्व और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये चीज ध्यान देना। यूनिट बोलेंगे तो यूनिट भी हमारा बन जाएगा साइमन इनवर्स सेंटीमीटर या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन सॉरी ओम इनवर्स सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो क्या है, दूसरी मैंने लिखा है कि मोलर चालकता क्या होता है। मोलर चालकता को हमने किससे प्रदर्शित किया? लैम्डा एम से। लैम्डा एम से मोलर चालकता होता है। मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। कहता है किसी विलयन में घुले 1 मोल
विद्युत अपघट्ट की चालकता। मतलब एक कोई विलयन ले और उसमें कोई चालकत्व होगा, लेकिन वो कितने मोल के लिए हो, 1 मोल हो। इसमें यूनिट फिक्स है, कितना मोल हो, 1 मोल के लिए जो अपघट्ट में चालकता होगी उसी को हम मोलर चालकता बोलते हैं। अभी यहीं पे आता है एक तुल्यांकी चालकता, और जब तुल्यांकी चालकता मिलेगा, और तुल्यांकी चालकता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक मिलता है यहां पर तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता जिसको लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं, वो कहता है एक तुल्यांक में या 1 ग्राम तुल्यांक में जो चालकता विद्युत अपघट्ट की होती है उसी को एक मोलर तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तो किसी विलयन में 1 मोल विद्युत अपघट्ट की चालकता मोलर चालकता कहलाएगी। इसका मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यही लिखा हुआ होता है। तुल्यांकी चालकता तो क्या लिखता, एक विलयन में घुले 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाता। सेम केवल मोल के स्थान पर वहां इक्विवेलेंट हो जाता या तुल्यांक हो जाता। अब देखो यहां पर मैंने क्या दिखाया है कि जो यहां पे दिख रहा है आपको कि ये मोलर चालकता बराबर होता कप्पा इंटू 1000 बाई सी, और सी यहां पर क्या है, सांद्रता है, ना कि चालकत्व है। सी क्या है, सांद्रता है, जिसको हम सी या फिर क्या बोल सकते हैं, सी बराबर यम कह सकते हैं। तो बताओ क्या हो गया, मोलर चालकता बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे सी। सी क्या है, सांद्रता है, सी क्या है, सांद्रता है। अब कप्पा इसका मतलब ये बन गया, या लिख सकता हूं कप्पा इंटू 1000 बाई यम। यम क्या है, मोलर सांद्रण, चाहे हम सांद्रता या मोलर सांद्रता कहें, बात ठीक है। तो तुल्यांकी चालकता का फार्मूला क्या बना, सॉरी मोलर चालकता का फार्मूला ये। अभी यहीं पर क्या किया जाता कि यदि मैं इक्विवेलेंट लेता तो कप्पा इंटू 1000 बाई 1 ग्राम ले लेते, इक्विवेलेंट में नॉर्मेलिटी ले लेते। यहाँ पे क्या ले लेते हम, नॉर्मेलिटी का यूज करते। यदि इसी का यदि हम फार्मूला यहाँ पे लिख देते, EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 बाई n लिख दिया जाता। तो ये बन जाता आपका तुल्यांकी चालकता के लिए, भाई क्या लिख देते, n लिख देते। अब देखो, अब इसमें यदि मैं कंपेयर करूं तो जब किसी भी विलयन की तनुता, तनुता का मतलब होता है जितना ज्यादा डाइल्यूट किया जाए, जल की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उसकी तनुता। तो तनुता बढ़ाएंगे तो चालकत्व क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तनुता बढ़ने का मतलब जितना ज्यादा विलयन तन होगा उसमें चालकत्व भी उतना अधिक होगा। जितना ज्यादा विलयन तन होगा उसका विशिष्ट चालकत्व भी उतना ज्यादा होगा। कप्पा का मतलब क्या है, विशिष्ट चालकत्व। और विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रो होता है। जितना ज्यादा तन करेंगे उसकी मोलर चालकता उतनी ज्यादा, तो उतना ही ये EQ का मतलब क्या हो गया, तुल्यांकी चालकता भी उतनी ज्यादा होगी। तो तनुता बढ़ने पर चालकत्व भी बढ़ेगा, विशिष्ट चालकत्व भी बढ़ेगा, और मोलर चालकत्व बढ़ेगा, और मोलर तुल्यांकी चालकत्व का भी मान बढ़ता है। अब एक चीज मैंने नोट करके लिखा दिया, तनुता बढ़ने पर जब लैम्डा एम और EQ, लैम्डा एम का मतलब मोलर चालकता और EQ का मतलब तुल्यांकी चालकता अधिकतम हो जाए, तब उसे अधिक ना हो पाए, मतलब उसकी वैल्यू अधिकतम होती है तो उससे ज्यादा और हम तनु को बढ़ा नहीं सकते। तो ये चीज यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट देखो मैंने क्या बताया इसमें, नेक्स्ट आ जाता है कोलराउस का नियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोलराउस का नियम में मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसकी आपको डिफिनीशन भी लिखने को आती है, तो वो आप नोट से देखेंगे। देखो फार्मूला क्या लिखा हुआ हो, EQ का मतलब इक्विवेलेंट, और जो ये सिंबल बना है ये अनंत का है। तो मैं कह सकता हूं अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकत्व उसमें उपस्थित आयनों के चालकत्व के योग के बराबर होता है। या कह सकता हूं अनंत तनुता पर मोलर चालकत्व उसमें उपस्थित आयनों की संख्या के योग के बराबर होता है, कि जितने भी जो भी होगा उसके आयनों की संख्या का योग कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, उसका मूल्यांकी या अनंत तनुता की बात करेगा। तो कोलराउस के नियम के लिए इस फार्मूले का यूज करता हूं। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं कि इसमें वैल्यू दिया भी रहता है, तो सभी का हम फार्मूले का सम कर लेंगे। क्या करेंगे,
ऐड करेंगे तो वही चीज बनता है। नेक्स्ट है विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्ट में लिखा हुआ कि किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन का विद्युत धारा द्वारा अपघट्ट, मतलब जब कोई जलीय विलयन ले जो जल में घुल जाए, जैसे NaCl, अब उसमें विद्युत धारा, कोई धारा प्रवाहित कराएं, करंट प्रवाह करें अर्थात बैटरी से जोड़ दें, तो जो वो अपने आयनों में टूटता है उसी को विद्युत अपघट्ट NaCl, इसका विद्युत अपघट्ट कराएंगे तो Na प्लस और Cl माइनस, और ये किस में होंगे? एक्वस फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? एक्वस फॉर्म में होते हैं, क्योंकि जल में घोलने पर ये अपने आयनों में टूटते हैं। आज ही मैं ऐसे ही आपको लाइव करा रहा हूँ, रिवीजन कोशिश रहेगी पूरा रिवीजन आपको चैप्टर वाइज करा दूं। चलिए, हाँ, ऑर्गेनिक का भी कराया जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे है कि अब ये कैथोड, अब बताओ विद्युत अपघट्ट दो प्रकार, एक कैथोड होगा और एक एनोड। कैथोड का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं वो कैथोड कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं वो क्या कहलाएंगे? एनोड। अर्थात ये प्रक्रिया देखो, ये प्रक्रिया है कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं वो प्रक्रिया कौन हो जाएगी? अपचयन। और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे हैं वो प्रक्रिया कौन हो जाएगी? ऑक्सीकरण। तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वह प्रक्रिया अपचयन कहलाती है, और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं वो प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। और सदैव अपचयन कैथोड पर होगा, ऑक्सीकरण एनोड पर होगा। मैंने बताया था Cr, इसको याद रखो। Cr तो वर्ड पता चलता है आपको, तो Cr में C क्या है? कैथोड है, तो R क्या है? रिडक्शन है। तो सदैव कैथोड का क्या होगा? रिएक्शन, सॉरी, कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो बचा हुआ एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये विद्युत अपघट्ट है। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोड या अर्धसेल। इलेक्ट्रोड या अर्धसेल, इलेक्ट्रोड या अर्धसेल या हाफ सेल कहा जाता है। तो देखो इलेक्ट्रोड क्या होता है कि जब किसी धातु की क्षण को उसके लवण में, जो भी धातु लेंगे, जैसे सोडियम लेंगे तो उसी का लवण होना चाहिए, तो उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है, तो उस क्षण पर आवेश आ जाता है, तो उस युक्ति को इलेक्ट्रोड कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं मान लो कोई एक ये क्या लिया गया विलयन, और इसमें कोई विलयन भर दिया जाए, और भरने पर एक इस पे क्या लगा दे, ये छड़ है, रॉड है, इलेक्ट्रोड है, इसी को क्या है? छड़ है। और इस छड़ पर कोई ना कोई चाहे प्लस या माइनस कोई आवेश आएगा, तो जिस पर प्लस और माइनस का आवेश आता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोल देते हैं। अब इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एनोड इलेक्ट्रोड और कैथोड इलेक्ट्रोड। अर्थात एक प्लस होगा और एक क्या होगा? माइनस होगा। तो प्लस और माइनस के आधार पर ये क्या है? दो प्रकार के इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड प्लस और माइनस पे हम नहीं देखते हैं, प्रक्रिया पे देखते हैं। जो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है वो एनोड कहलाता है, जिस पर अपचयन की प्रक्रिया होती है वो कैथोड कहलाता है। जिस ऑक्सीकरण पर अपचयन की प्रक्रिया होगी वो कैथोड, और जिस पर ऑक्सीकरण होगा वो एनोड होगा। अब एक चीज होता है कि हम लोग दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक होता है आपका, एक हम कह सकते हैं कि आप पढ़ते हैं हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी में या विद्युत गैल्वेनिक सेल, और एक होता है विद्युत अपघटनी सेल। तो दो होते हैं सेल, या तो सेल दो प्रकार के, गैल्वेनिक और विद्युत अपघटनी सेल में एक में एनोड पॉजिटिव होगा तो एक में एनोड निगेटिव होता है, वो आगे हम बताएंगे। अब नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट मैंने कहा है कि अब इलेक्ट्रोड विभव क्या है, टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर, इस टर्मिनोलॉजी को आपको पूछता है। तो इलेक्ट्रोड विभव किसी धातु की क्षण पर उसके लवण के विलयन में डुबाने पर क्षण की सतह पर उत्पन्न होने वाला विभव। अर्थात जो हमारे क्षण होंगे, क्षण का मतलब कैथोड और एनोड। अब कैथोड और एनोड पर प्लस और निगेटिव चार्ज होगा, तो उन पर जो विभव होगा, पोटेंशियल जनरेट होता है, तो वही हमारा इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ई से। अब आया एक मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या है कि जैसे ये एक सोल्यूशन है, यहाँ पर एक ये इलेक्ट्रोड,
ये क्या है इलेक्ट्रोड। अब इसमें क्या भरा हुआ है विलयन। अब इसमें जो भरा हुआ है मानक का मतलब जो ये विलयन होगा उसकी सांद्रता 1 मोलर होनी चाहिए। इसका ताप जो होना चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस है और यदि इस पर कोई दाब लग रहा है तो वो 1 एटमॉस्फेयर। यदि इतनी कंडीशन फॉलो करता है तो हम उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। क्या बोल देते हैं स्टैंडर्ड। तो जहां मानक शब्द का यूज हो तो मानक का मतलब हमें पता चल गया सांद्रता 1 मोलर है, ताप 25 डिग्री सेल्सियस है और दाब कितना है 1 वायुमंडलीय दाब। और मानक के लिए यहाँ पर किसका यूज करते हैं नॉट का यूज करते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव तो वही मैंने लिखा 1 मोलर सांद्रता 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर किसी धातु की छड़ को लवण द्वारा डुबाने पर जो धातु की छड़ या छड़ की सतह पर जो विभव उत्पन्न होता है उसी को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज को आपको ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ। नेक्स्ट बात करें तो एक हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है या एसएचई कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस पर भी शार्ट नोट्स लिखने को आता है, इंपॉर्टेंट है। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है। ये एक प्रकार की युक्ति है, ये एक प्रकार की व्यक्ति है या ऑपरेटस है जिसको नर्स वैज्ञानिक ने क्या किया था खोजा था। और खोजने का मेन कारण क्या था कि अलग अलग धातुओं को उनके लवण में डुबा के कोई भी क्या कहता था कि चलो इसका इलेक्ट्रोड विभव बताओ। तो हर बार उसको ज्ञात करने पर बहुत दिक्कतें होती थी, तो तब उन्होंने क्या किया एक ऐसी ऑपरेटस बनाया जिससे कि किसी को ज्ञात करना में उदी होता। तो उन्होंने बनाया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा 0 होगा। इन्होंने क्या किया HCl का एक विलयन लिया। ये किसका है HCl का विलयन लिया जिसमें टेस्ट ट्यूब रखे और टेस्ट ट्यूब कांच के उसमें प्लेटिनम तार और प्लेटिनम प्लेट के द्वारा उसमें लटकाया किसमें HCl के विलयन में और हाइड्रोजन गैस को 1 वायुमंडलीय दाब पे प्रवाहित करा। और जो HCl विलयन लिया गया उसकी सांद्रता कितनी है 1 मोलर और इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है 25 डिग्री सेल्सियस ताप 1 मोलर सांद्रता और 1 मोलर वायुमंडलीय दाब। अब ये युक्ति बना दिए और ये वायर रख दिया और इसका हमें पता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है 0। अब इसी के बराबर इसी के सामने और इसी के बराबर एक नया इलेक्ट्रोड लगा दिया गया, एक नया इलेक्ट्रोड लगा रख दिया गया। और अब हमको क्या करना है इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। इस इलेक्ट्रोड का ये नया इलेक्ट्रोड है इसका हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। तो क्या किया जाता है कि इन दोनों वायरों को आपस में जोड़ दिया जाता है और जोड़ने पर जो यहाँ वैल्यू आएगी वही इस नए इलेक्ट्रोड की वैल्यू कहलाती है। तो ये एक प्रकार का युक्ति या ऑपरेटर से लिखने को आता है। तो ये लिख करके और उसके बाद आपको क्या करना है फिगर बना देना। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट है कि सेल का विद्युत वाहक बल जिसको EMF कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। लिखने को भी आता है न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल का विद्युत वाहक बल का मतलब है कि जब दो अर्ध सेल अवक्रियाओं को इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को मतलब जब दो अर्ध सेल अवक्रिया होंगी जैसे एक एनोड और एक कैथोड उनके विभवांतर में जो अंतर आता है जब जोड़ दिया जाए तो कोई न कोई अंतर आएगा। उसी को मैं क्या बोलता हूँ EMF बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ EMF। तो दो अर्ध सेल अवक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। इसको EMF या E नॉट सेल का यूज करते हैं। E नॉट नहीं भी लिखा है तो E सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड लिखा होगा कि कैथोडों का इलेक्ट्रोड विभव से एनोडों के इलेक्ट्रोड विभव को घटा दिया जाए तो वो हमें ई सेल की वैल्यू आ जाएगी। और यदि कैथोड और एनोड नहीं लिखा है तो इसके स्थान पर रिडक्शन लिख सकते हैं और इसके स्थान पर ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण हो रहा है वो और जिसका अपचयन हो रहा है वो इन दोनों के अंतर को निकाल दे तो ई नॉट सेल आ जाएगा। ये होगा। नेक्स्ट है विद्युत रासायनिक श्रेणी। इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जानते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एनसीईआरटी में और रेफरेंस बुक में थोड़ा अलग है।
अलग का मतलब यह है कि एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे मान घटते हुए क्रम में दिखाई देगा मानक इलेक्ट्रोड विभव के। लेकिन यदि रेफरेंस बुक में देखेंगे तो नीचे से ऊपर बढ़ते, ऊपर से नीचे बढ़ते हुए क्रम में दिखाई देता है। तो उस पर आपको डाउट नहीं होना है, बस आपको यह ध्यान देना कंसेप्ट को। तो विभिन्न तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ई नॉट से। मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर उसी को क्या बोल सकते हैं, मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में श्रेणी। मतलब ये बढ़ते क्रम में श्रेणी या घटते क्रम में श्रेणी कह सकते हैं। तो उस श्रेणी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। और कुछ मैंने ये एक श्रेणी बनाया जिसमें से एक हाइड्रोजन होगा जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान सदैव क्या होगा, 0 होगा। और इसी 0 के आधार पे ही हम लोग क्वेश्चन करते हैं, वो आगे हम बताएंगे। जैसे ये लिखा हुआ कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान मानक अपचयन विभव दोनों एक दूसरे के बराबर है। और मानक अपचयन विभव मानक ऑक्सीकरण विभव या ऑक्सीकारक, सॉरी अपचयन है तो ऑक्सीकरण विभव के बराबर होंगे, केवल चिन्ह बदला होगा। मतलब मानक अपचयन विभव का मान 10 आया तो मानक ऑक्सीकरण विभव का मान -10 होगा। दूसरी में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के थ्रू की बात करूं तो एनसीईआरटी में देखोगे मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ऊपर से नीचे घटते आएगा। और जब ऊपर से नीचे घटते आएगा तो जैसे जैसे मान घटेगा वैसे वैसे अपचायक क्षमता बढ़ेगी। तो मैं कह सकता हूं यहां पर जो अपचायक क्षमता है, अपचायक क्षमता वो व्युत्क्रमानुपाती होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नॉट से प्रदर्शित करते, मैं ई नॉट लिख। और मानक, और जैसे जैसे मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ेगा, और ऑक्सीकारक क्षमता का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्षमता है ये हो गया ऑक्सीकरण। तो चाहे हम अपचायक क्षमता बोले या ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, तो जब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया अधिक होगी जब इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होगा। और इसी का उल्टा कह दें हम, क्या कह सकते हैं कि जो ऑक्सीकारक होगा, ऑक्सीकारक होगा क्षमता, वो समानुपाती होती है मानक इलेक्ट्रोड विभव के। और क्रियाशीलता सेम हो जाएगी कि क्रियाशीलता उसकी अधिक होगी जिसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होगा। अर्थात मैं लिख सकता हूं क्रियाशीलता व्युत्क्रमानुपाती मानक इलेक्ट्रोड विभव का। इन पर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना, इस ऑर्डर को पता रहे कि कब मान बढ़ेगा और कब घटता है। जैसे नेक्स्ट है आपका, अब मैंने कुछ नर्स समीकरण लिखा है। डायरेक्ट नर्स समीकरण के लिए हम समीकरण का यूज करते, लिखने के लिए आएगा तो लिखना बुक से पढ़ के, इसमें हम समीकरण देखते हैं। ई सेल बराबर, या ई सेल बोले या ई नॉट सेल, या बोल सकते हैं ई सेल बराबर या ई बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF log 10 1 की पावर सांद्रता। जब किसी विलयन में एक कोई हो उसकी सांद्रता के लिए इसका यूज करते हैं। और एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम, ये वैल्यू होती। दूसरा मैं फार्मूला यूज कर सकता हूं कि ई सेल बराबर मैक्सिमम इसका यूज हो जाता है, इसका यूज या फिर इसका यूज दोनों करते हैं। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग जिंक आयन प्लस कॉपर आयन। और देखो मैं जिंक आयन और कॉपर आयन लिख दिया, एनसीईआरटी के थ्रू है। और जिंक का मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण हो रहा हो, और कॉपर का मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें अपचयन हो रहा हो। इसी को मैं लिख सकता हूं, ऑक्सीकरण किसमें होता है, एनोड। एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता, एनोड की सांद्रता और कैथोड की सांद्रता है। और लॉग के अब इतना वैल्यू आई कहां पे कि हम आर की वैल्यू रख दें। आर की वैल्यू कितनी होती है, यहां पर नहीं दिया है, यदि आर की वैल्यू रख दे 0.0821। टेम्परेचर कितना रख दिया जाए, 298 केल्विन। और फैराडे का मान ये आपको पता है इतना सॉरी
इतना यदि रख दिया जाए तो ये इतनी वैल्यू आएगी। और मैंने यहाँ पे 2 रख दिया है, क्योंकि 2 इसलिए रख दिया क्योंकि यहाँ पर आयन कितने हैं, 2, जबकि 2 ना रख करके क्या रख सकता हूं मैं, यन रख दिया जाए। यन क्या होगा, आयनों की संख्या में परिवर्तन होता है, तो हम यन का यूज कर सकता हूं। और ये है गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन माइनस एन एफ ई नॉट सेल ई सेल, या गिब्स नॉट का मतलब माइनस एन एफ ई नॉट सेल है। और ई सेल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कैथोड माइनस एनोड से है। ये करिए, नेक्स्ट देखो क्या है। तो इस आधार पे ये अब एक हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। एक आता है आपका कि एक होता है डेनियल सेल, डेनियल सेल जिसको हम लोग गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं, गैल्वेनिक सेल, जिसको विद्युत रासायनिक सेल बोलते हो, विद्युत रासायनिक सेल के नाम से। अब देखो ये सेल क्या है, इस सेल में क्या होते हैं, दो अलग अलग कंटेनर लेते हैं, एक ये और एक कंटेनर दूसरा, और इन दोनों कंटेनरों में इलेक्ट्रोड होगा, ये इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोडों को एक सेल के द्वारा एक धारा के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ये अब इसमें क्या होंगे, कुछ अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन भरे जाएंगे। जैसे एक इसमें भर दिया गया, ये है, और ये किसका हो गया, जिंक सल्फेट का है, ये क्या है, ZnSO4। एक सॉल्यूशन इसमें भर दिया गया जिसको बोलेंगे हम कॉपर सल्फेट, ये है कॉपर सल्फेट। इसका मतलब जो ये रॉड होगी वो कॉपर की है, और ये जो छड़ होगी वो किसकी है, जिंक की है। और इन दोनों में हमने क्या किया कि एक सेल से युक्ति से जोड़ देते हैं, और इसको बोलते हैं लवण सेतु। इसको क्या बोलते हैं, लवण सेतु बोलते हैं। ये क्या है हमारा, लवण सेतु होता है। अब इसमें देखिए प्रक्रिया क्या है कि जिंक क्या करता है, ये आयन इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और इलेक्ट्रॉन को त्याग करके यहां से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, और ये क्या बना देगा, जिंक आयन आ गया। कहाँ हो गया, इलेक्ट्रोड से बाहर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर आए तो जो इसमें ये कॉपर +2 आयन था वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया यहाँ पे। इसका मतलब कॉपर +2 जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाया, कॉपर धातु। और यहाँ पे क्या था, जिंक था, जिंक इलेक्ट्रॉन को त्यागा, और ये जिंक आयन में बदल के सोल्यूशन की ओर आने लगा। ठीक, अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो प्रक्रिया कौन सी हो गई, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण प्रक्रिया सदैव किस पे होती है, एनोड पर होती है। और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, प्रक्रिया हो गई अपचयन। और अपचयन सदैव किस पे होता है, कैथोड पे होता है। तो ये बन गया, और ये कैसा हो गया बताओ, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये कैसा हो गया, सॉरी, ये पॉजिटिव हो गया, और ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मात्रा, तो ये निगेटिव सिरा है, और ये कैसा सिरा हो गया, पॉजिटिव सिरा। और इसमें जो लवण में यूज किया जाता है वो मोस्टली क्या ले लेते हैं हम, KCl, NH4OH, और KNO3, अगार अगार एल्गी होती है, जिलेटिन, इन सब चीजों का यूज करते हैं। तो ये किसका फिगर है, ये हमारा डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल या विद्युत वाहक बल होता है, जिसका E की वैल्यू 1.1 वोल्ट हो, कितनी होगी, 1.1 वोल्ट होती। तो इसका फिगर बनाने के लिखने को आता है तो आपको इसमें ऐसे ही लिखना होता है। और इसी के स्थान पे यदि दूसरा एक होता है विद्युत अपघटनी सेल, तो देखो एक और मैं बता दे रहा हूं, नेक्स्ट सेल है
जिसको बोलते हैं विद्युत अपघटनीय सेल। इसमें पहचान ये है कि ये एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड होंगे, जबकि इसमें अलग अलग था। इसमें क्या होगा, एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड होंगे और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में जोड़ा जाता है और इसमें कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ भर दिया जाता है। क्या होगा, विद्युत अपघट्य पदार्थ। और मोस्टली कौन लेते हैं, NaCl। और NaCl का जब विद्युत अपघटन होता है तो Na+ और Cl- जो इसके पहले मैंने एनोड और कैथोड पे दिखाया। एक इसमें क्या होगा, प्लस होगा तो एक क्या होगा, माइनस। माइनस वाला इसमें कैथोड होगा जबकि प्लस वाला इसमें क्या होगा, एनोड। जबकि इसके पहले वाले में देखो, इसके पहले वाले में प्लस वाला कैथोड था और माइनस वाला एनोड था, लेकिन इसमें क्या आया कि इसमें माइनस वाला कैथोड हो गया और प्लस वाला एनोड। तो यही दोनों में चेंज है, प्रक्रिया सेम है। कैथोड का मतलब क्या होगा, रिडक्शन, अपचयन होगा, और एनोड का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होगा, केवल चिन्ह का परिवर्तन है। तो ये इसके लिए होता है। इसमें एक और टॉपिक आता है जैसे संचरण के लिए होता है कोरेजन। कोरेजन तो आप पहले के क्लासों में पढ़ते। एक टॉपिक होता है बैटरी के लिए। तो आपको पास बैटरी जो होती हैं वो दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राथमिक और एक होती है द्वितीयक बैटरी। अब प्राथमिक और द्वितीयक बैटरी को किताब से लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से वहां से आपको पूछ लेता है रिएक्शन, ठीक है ना, कि सल्फ्यूरिक एसिड का अनावेशन और परावेशन क्या है, तो आपको वहां से पढ़ना है। तो ये हमारा दूसरे चैप्टर के लिए है आपको, तो जल्दी से इसको देखिए। तो आप लोगों का जो ये साथ रहा हमारे साथ वो अच्छा लगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे फिर लाइव क्लास में देखेंगे इसका तीसरा पोर्शन। धन्यवाद।